वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। और ये सारे प्रश्न जो है आप एग्जाम में ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, इसलिए ताकि ये जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इससे जो है एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल नाम था। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों रूप में, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या है? तो ये एक पत्रिका है। आगे देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो वो जो है दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ये जो है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? तो बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर सभी इनके जीवन के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये जो है 1936 में हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित रथ नाजो में से कौन सी निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आंसर जो है ये आपका सभी के सभी हो जाएगा, यानी कि द कस्टर्ड इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी मिस्टेक है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव ने। अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो यहाँ पे आंसर जो है ना दलित परिवार होगा। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो यह जो है जातिवाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इन्होंने जो है 1916 में धारण की। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है, तो यही जो है आंसर होगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो क्या है? तो हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। चलिए देखिएगा, ये दूसरा चैप्टर है, विष के दांत कहानी है। इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, ये गरीब और अमीर परिवार की कहानी है, विष की दांत, जिसमें गरीब परिवार होते हैं जिनमें दो पति पत्नी होते हैं, गिरधर लाल और उनकी पत्नी, और एक उनका बेटा होता है मदन, जो ये है। और ये अमीर परिवार हैं, जो सेन साहब हैं उनकी धर्मपत्नी है, और उनका बेटा जो है कासू, जिसको खोखा कहा गया, और उनकी 5 बेटियां हैं। एक उनके पास नई जो है काली कार है, जो 7500 में ली गई है, 7,500 में। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेंगे। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, कब बने? तो 1959 में बने। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो ये जो है मनोवैज्ञानिकता का। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ये जो है मध्यम वर्गों के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। शोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर।
आगे देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ने कही है? तो यह जो है सेन साहब के द्वारा कही गई है। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो है कब हुई? तो ये जो है 12 सितंबर 1961 को ही। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो अपने पिता के हाथों से पिटता था। विष के दांत कहानी शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। गिरधर लाल कौन है? तो ये जो है मदन का पिता है, गिरधर लाल। खोखा का क्या नाम है? तो काशू नाम है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? तो लगभग जो है 5-6 साल थी। कास लिखा गया है, कासू होगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत जो है तोड़ डाले थे। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो वो जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था। सेन साहब सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। विष के दांत पाठ की विधा है? तो ये जो है कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है? तो ये जो है सेन साहब की कार की कीमत जो है 7,500 है, यानी 7500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बदरघाट पटना में हुआ। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए आंसर होगा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है, यानी कि सेन साहब और उनके पत्नी को गर्व है। सेन साहब की आंखों का तारा है? तो कौन है? खोखा, यानी काशू। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े। सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो वो खोखा की बहनें थी, यानी ये 5 पुत्रियां थी सेन साहब की। आगे देखिएगा, जो आखिरी प्रश्न है विष के दांत के। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो है विष के दांत की ये पंक्ति है। तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है चैप्टर 3 जो कि भारत से हम क्या सीखे हैं, जिनका लेखक जो है मैक्स मुलर है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो है शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इन्होंने जर्मन भाषा में किया। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो ये जो है विवेकानंद ने कहा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो यह जो है मैक्स मुलर ने दिया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो मैक्स मुलर को प्रदान की। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया। लिप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत का अध्ययन किया। इग्निश किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो यह जो है वाराणसी में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बिहार में स्थित है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो यह जो है आपका मानव विज्ञान से है। वारेन हेस्टिंग्स था तो कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। दारिश क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्लेटो यानी प्लूटो का नाम लिखा हुआ है प्लूटो का संबंध जो है किस देश से है? तो यूनान से है। आगे देखिए, शाहनामा का रचना काल है, मतलब किस समय रची गई थी? तो 10वीं 11वीं सदी के आसपास में। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की जाति है, यानी जनजाति है। आगे देखिएगा, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये जो है इग्निस के रूप में मिलता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने जो है 1783 में की थी। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह जो है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किनकी है? तो यह जो है कालिदास की है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को, यानी क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखिए, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में, यानी कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो यह जो है 18 वर्ष की अवस्था में। आगे देखिएगा, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र नाम है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका डेसाउ जर्मनी में जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम विल्हेम मुलर था, विल्हेम मुलर।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो यह जो है नीति का था। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन सी आंसर होगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो यह जो है भाषण है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो यह जो है ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। प्लेटो यानी प्लूटो और कांट एक महान थे। क्या महान थे? तो दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। चलिए अब जो है तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो है चौथा चैप्टर शुरुआत होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव जो है करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से में मिलता है? तो ये कामसूत्र में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है, यानी नाखून से है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, अलग तक का अर्थ है तो आलता अर्थ है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उनको जो है आलोक पर्व पर मिला था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो क्या था? तो नाखून। आर्यों के पास था, तो क्या था? आर्यों के पास लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, कच्ची मिट्टी का घर था। यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? तो गौतम बुद्ध का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो उन्होंने जो है कहानी नहीं लिखा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखन नहीं है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है निर्लज अपराधी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के। सिकथक का अर्थ होता है तो मोम होता है। महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो छोटे छोटे नाखून रखते थे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। ऑप्शन सी आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कुटज के रचनाकार कौन है? तो कुटज के रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इनको जो है 1957 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये जो है पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1979 में दिल्ली में हुई थी। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेखक के अनुसार नाखून को सजाने की परिपाटी लगभग कब से है? तो यह जो है 2000 वर्ष पूर्व से है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 5।
चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। इससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव जो है मिलेंगे। बड़ा सोचो बड़ा करो, सफलता विचार से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो गुणाकर मूले ने मराठी भाषा में की। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की? तो वर्धा में की। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? जिस तरह से लिखा हुआ है वो मराठी भाषा में लिखा हुआ है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, तो बहन है। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से किस शब्द लिपि में लिखी गई है? तो वो जो है नागर लिपि में लिखी गई है। पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो यह जो है विजयनगर के राजाओं के जो लिपि थे उनको। टकसाल का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो सिक्कों से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो ये थे अकबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो है अलवरुनी ने कहा। अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो यह जो है संस्कृत में है। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास में है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? तो नंदी नागरी लिपि कहा है। हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो नंदी नागरी लिपि। लगभग जो है 2-3 बार रिपीट हो गया, बदल बदल करके उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन किया है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो यह जो है 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 में हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो यह जो है अक्षर कथा में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक निबंध लिखे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह जो है आपका गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, तो इस्लामी शासक का आरंभ काल जो है 12वीं सदी से है। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूले की मृत्यु जो है 2009 में हुई। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो यह जो है 1020 ईस्वी का है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो यह जो है 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। निबंध के लेखक हैं तो गुणाकर मूले। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह जो है निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी लिपि कहलाती है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो शाहनामा, जिसका लेखक फिरदौसी है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो यह जो है तमिल। सहरपाद की कृति है, तो सहरपाद जो है की कृति जो है दोहा कोश है। धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो यह जो है परमार शासक राजा भोज। आगे देखिएगा, हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि जो है सरहपाद है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो यह जो है गुणाकर मूले की रचना है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। हिंदी
तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है आपका धारा नगरी के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो व्यक्तिगत नाम जो है देव था, देव। तो चलिए इस तरह से ये 5वां चैप्टर जो है समाप्त हुआ। चलिए अब जो है छठा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। छठा चैप्टर से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव जो है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, दिल और दिमाग अब जिद पर अड़े हैं। दिल और दिमाग अब जिद पर अड़े हैं, दोनों अब कामयाबी के पीछे पड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 में भाग लिया। मौत का नगर किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो है 12-13 वर्ष का था। लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? तो 2 रुपये निकाले। आगे देखिएगा, इस मोहल्ले में बहुत हैं लोग रहते, बहुत हैं लोग रहते, तो बहुत तुच्छ लोग रहते। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा जो है निर्मला पूछती है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो अमरकांत। जिंदगी और जौक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम था, तो लड़के का नाम किशोर था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने रचा था। बहादुर कौन था? तो नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से मां की मार के कारण भाग गया था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1925 में हुआ। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो जिंदगी और जोंक। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। किनको? तो अमरकांत को। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये नेपाल का रहने वाला था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसा चुराने का आरोप लगाए। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी कहकर संबोधित करता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो वो जो है मां के रूप में देखता था। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो ये बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है वो अचानक चला गया। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो वो जो है मां के पास चली आई। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर नाम है। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ये जो है बलिया से प्राप्त की। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत की। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो वो लेखक का पुत्र था। तो इस तरह से छठा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। चलिए 7वां चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन, इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ना कभी भी बंद न करें, पढ़ना कभी भी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। वह विचार धारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भौतिकवाद कहते हैं। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो वो जो है एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। सेली और बायरन कहाँ के थे? तो यूनान के थे। जारशाही शासन का संबंध था तो रूस से था, रूस से।
रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः। तो वेद व्यास जी का रचना जो है आपका महाभारत है और रामायण। हाँ, महाभारत और रामायण, ऑप्शन डी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो यह जो है रामविलास शर्मा की पुस्तक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो ये जो है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो वर्ग युद्ध नहीं होता, वर्ग युद्ध नहीं होता। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस यूरोप में है। बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। आगे देखिएगा, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो शेरधारक शर्मा की कृति है। आगे देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो ये जो है परंपरा का मूल्यांकन से ही संकलित है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो किसकी देन है? तो ये जो है इटली की देन है। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो है नाटककार थे। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो ये जो है आपका 3 खंडों में रचित की गई है। आगे देखिए, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है उच्च गांव शानी में हुआ था। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर चौधरी शर्मा की रचना है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो वर्ग युद्ध नहीं होता। साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, तो यह जो है स्वाधीन होती है। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि जो है वर्जिल है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो इसमें जो है 7 कवियों के कविताएं संग्रहित है। आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो यह जो है 1943 में संपादित किया। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें जो है निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आदिम का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? तो अति प्राचीन जो है शाब्दिक अर्थ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो रामविलास शर्मा की मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में और दिल्ली में हुई। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो यह जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर से फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए, चैप्टर नंबर 7 का ये आखिरी प्रश्न है। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए, अब जो है चैप्टर नंबर 8, जीत जीत मैं निरखत हूं। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सारे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं। हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं। हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ की कौन सी विधा है? तो यह जो है आपका साक्षात्कार है। बिरजू महाराज के बहनों को जन्म हुआ था, तो उनकी बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, तो कौन थी? तो देखिए, कपिला जी थी और लीला कृपलानी, यानी दोनों थी। कि बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? तो वो जो है 9.5 साल के थे। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो आखिरी प्रोग्राम जो है मैनपुरी में किया था। शागिर्द का अर्थ है, तो शागिर्द का अर्थ है शिष्य। पंडित बिरजू महाराज हैं तो क्या है? तो एक नर्तक है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रश्मि वाजपेयी ने लिया है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वो जो है सीताराम बांग्ला को सिखाते थे। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो अनुराधा जो है उनकी शिष्या नहीं थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ जो है उनकी गुरुआइन थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र उस समय 27 वर्ष थी। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? तो 500 रुपये इकट्ठा किए।
आगे देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो उन्हें जो है 1965 में जो है प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में है। आगे देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो ये जो है कथक शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो वो भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जो थे वो कपिला जी से प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज का संबंध है तो क्या चीज से है? तो कथक नृत्य से है। आगे देखिए, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो वो जो है 9 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, तो पहली शिष्या जो है रश्मि थी। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? तो उनके 9 वर्ष के उम्र में ही उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का योगदान था। आगे देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज उनके चाचा का नाम था। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो उन्होंने अम्मा से सीखी थी। आगे देखिए, अब देखिए ये जो है चैप्टर नंबर 8 का आखिरी प्रश्न है, 34 नंबर। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो वो जो है 2 प्रोग्राम किए थे। तो चलिए इस तरह से जो है ये चैप्टर 8 जो है समाप्त होता है। चलिए चैप्टर 9 जो है चैप्टर का नाम है अभिनयो। चैप्टर 9 जो है चैप्टर का नाम है अभिनयो। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिनयो एक है तो क्या है? तो ललित रचना है। अभिनयो में था तो क्या था? तो पोप की राजधानी था। अभिनयो में था तो पोप की राजधानी। कार्यूशियन यानी ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था तो मौन में। जीर्णोद्वार का अर्थ होता है पुराने को नया करना। पुराने को नया करना जीर्णोद्वार का अर्थ होता है। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो समवेत, पहचान, पूर्वग्रह यानी इनमें से सभी। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला सत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो वो जो है फ्रांस सरकार के द्वारा। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो यह जो है अविन्यो में होता है। अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ हैं? तो मध्य युग के ईसाई मठ है। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। आगे देखिए, रोम नदी कहाँ है? रोम नदी दक्षिण फ्रांस में है। आगे देखिए, अविन्यो के रचनाकार हैं तो अशोक वाजपेयी रचनाकार हैं। बिलनव ल अविन्यो के अर्थ होता है तो अविन्यो का नया गांव। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लास सत्रुज क्या है? तो ये जो है ईसाई मठ है। आंध्र ब्रेता क्या है? तो ये जो है कवि है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है तो बौद्ध दर्शन से, सॉरी बौद्ध दर्शन से नहीं, मार्क्स के विचार से। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, जारशाही में था कहाँ था? तो जारशाही सोवियत रूस में था। आंद्रे विर्ता, रेनशॉ और पॉल एलुआर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो लगभग जो है 30 कविताओं की रचना की। अशोक वाजपेयी ला सत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो वो जो है 19 दिनों तक रहे। आगे देखिए, अविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत। पिकासो क्या थे? तो चित्रकार थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो वो जो है 35 कविता और 27 गद्य की रचनाएं की। आगे देखिएगा, ल मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो यह जो है पिकासो की कृति है। लास सत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो यह जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो ये जो है 27 गद्य की रचना की। अविन्यो कहाँ में है? तो फ्रांस में है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो अविन्यो। पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक है तो द मादा मोजेल द अविन्यो। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कार्यूशियन संप्रदाय विश्वास करता है तो मौन पर। यह रिपीट क्वेश्चन है। ला सत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम
था तो क्या नाम था, तो परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है तो अधिकारी एवं आदेश एवं क्रॉस, ऑप्शन ए। अविन्यो किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है रोम नदी पर स्थित है। बिलनव क्या है, तो ये जो है एक छोटा सा गांव है। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो यहाँ जो है रंग समारोह आयोजित होता है। आगे देखिए, रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अविन्यो। और ये आखिरी प्रश्न है इन 9वां चैप्टर से। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे, तो लेखक जो है 10 वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे। चलिए चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम है मछली। लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। नौकर की कमीज नामक उपन्यास की किन की रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली पाठ क्या है, तो यह जो है आपका कहानी है। झोले में कितनी मछलियां थी, तो झोले में 3 मछलियां थी। संतु क्यों कांप रहा था, तो ठंड से कांप रहा था। जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था, तो दीदी कहती थी। मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा, तो संतु ने पूछा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली कौन खाता था, तो पापा खाते थे। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो यह जो है विद्यालय कहानी से ली गई है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, तो 3 मछलियां खरीदी थी। परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो नौकर का नाम भग्गू था। नरेन कौन था, तो दीदी का प्रेमी था। मोहरा क्या है, तो मोहरा जो है नदी है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, तो छोटे भाई का नाम जो है संतु है। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो ये जो है उनकी मां को ऐसा अच्छा नहीं लगता था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा जो है पिताजी ने कहा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए भागा। पिताजी ने किसको मारा था, तो पिताजी ने दीदी को मारा था। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा, तो मछली छीनने के लिए भागा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ये जो है निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। संतु नरेन आपस में कौन है, तो ये जो है नरेन जो था संतु के बहन का प्रेमी था, यानी कि कह सकते हैं जीजा साला, इसे ऑप्शन के अनुसार कह सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे, तो वो कवि थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 को हुआ। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप कब से कब तक रहे, तो ये जो है 1994 से 96 तक रहे। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है तो पेड़ पर कमरा। विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया, तो ये जो है 1997 में सम्मानित किया गया। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो मछली। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो मां ने, से लिखा गया, ने होना चाहिए। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो संतु भाग गया था। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मां पीस रही थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। चलिए ये जो है चैप्टर नंबर 10 का आखिरी प्रश्न है। आखिरी स्लाइड है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो वो नरेन नाम था। और संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था, तो अचानक जो है मछली लेकर भाग गया था। तो चलिए इस तरह से जो है ये आपका समाप्त हुआ। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।